हेलो दोस्तों। कोर स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं एक नई वीडियो के साथ फिर आया हूँ। बहुत दिनों से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पा रहा था, जिसके कारण मैं आपसे माफी मांगता हूँ। दोस्तों, मैं कुछ दिनों से आप बिजी हो गया था थोड़ा सा घर के कार्यों में, जिस कारण से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। जैसा कि आप लोग का बिहार शिक्षक भर्ती 7 फेज का सिलेबस आ चुका है, बीपीएससी आपका एग्जाम ले रही है, ये सारा नोटिफिकेशन आप लोग को पता चल रहा होगा। तो अब आप लोग को तैयारी करने की बारी है। तो आज का जो विषय है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, सोलर सिस्टम, जो कि आपका कहीं न कहीं जो भी हाई स्कूल, मिडिल स्कूल या प्राइमरी स्कूल के जो भी टीचर के एलिजिबिलिटी में ये चैप्टर आता ही है। तो ये चैप्टर आप लोग को ध्यान से देखनी होगी, पढ़नी होगी। तो जिसके लिए मैं सारा कंटेंट आप लोग के लिए तैयार करके इधर 2 दिनों से मैं थोड़ा-सा कंटेंट आप लोग का तैयार कर रहा था, जिसमें बिज़ी हो गया था। तो ये कंटेंट आप लोग के लिए है, जिसमें कि आप लोग यह चैप्टर को एकदम डिटेल में, एकदम आराम से पढ़ेंगे। एक-एक पॉइंट का आप लोग नोट्स तैयार करेंगे, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं, ये पेज आप लोग देखकर समझ में आ चुका होगा कि हमारे नीतीश कुमार जी आप लोग के लिए भर्ती लेकर आ रही है। तो तैयारी इतनी अच्छी करनी है कि कहीं से भी चूकना नहीं है। तैयारी इतनी अच्छी करनी है कि कहीं से चूकना नहीं है, आगे कुछ भी परेशानी हमें झुकना नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें बिना झुके, लड़ते हुए हमें इस तैयारी को अपने आगे अपने मुकाम की ओर ले जानी है। हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। जैसा कि आप लोग को पता चला होगा कि प्राइमरी स्कूल के लिए एलिजिबिलिटी के लिए ये आप लोग का सिलेबस जो आया है, उसमें से कहा गया था कि जो पेपर 1 और पेपर 2 होगा, आप लोग का 2 एग्ज़ाम होगा, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 एक भाषा के लिए होगा, जिसमें कि पेपर 1 आप लोग का 25 मार्क्स का इंग्लिश में है और हिंदी के लिए आप लोग का 75 मार्क्स का है। तो आप लोग का उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अच्छी बात है। और यह जो भी एग्ज़ाम हो रहा है आप लोग का, जो भी होगा, सॉरी होगा, ऐसा नहीं कि हो रहा है अभी। तो जो भी एग्ज़ाम होगा उसका आप लोग तैयारी अच्छे से करें। तो भाषा के पेपर में आप लोग को देखिए 100 मार्क्स का है, तो आप लोग को आउट ऑफ 30 लाना है, जिसमें कि पास करना है, जिसमें आप लोग का पासिंग है सिर्फ़। तो आप लोग को पास करना है। ऐसा नहीं कि आप लोग तो उसमें आप लोग का वो मेरिट बनाने के लिए रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसमें आप लोग को 30 नंबर किसी प्रकार से ले आइए। उसके बाद आप लोग का जो सेकंड पेपर है, उसमें जीके जीएस है, आप लोग का एलिमेंट्री मैथ्स है, एसएसटी से होगा, सामाजिक विज्ञान से होगा, पर्यावरण से होगा, ये सब चीज़ आप लोग को तैयार करना है। तो आज मैं वीडियो जो लाया हूँ, ये आप लोग का जीके जीएस का जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का सोलर सिस्टम है, ये आप लोग देख रहे हैं। डिटेल थ्योरी मिलेगी आप लोग को। 1 मिनट। आप लोग को देखिए, ये डिटेल थ्योरी आप लोग को एकदम एक एक कंटेंट मिलेगी। दोस्तों, मैं समझाते जाऊँगा, सारा कंटेंट आप लोग को दिखेगा। सारा कंटेंट को एक्सप्लेन करूँगा। आप लोग हर एक कंटेंट का पॉइंट, जो भी पॉइंट आउट किया जाएगा, आप लोग उसको अच्छे से नोट डाउन करते जाएँगे, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। मैंने बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे देखा था, जो कि 7th फेज के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का सोलर सिस्टम का भी कुछ टीचर ने बनाया था। तो उसमें मुझे कहीं न कहीं ये एग्ज़ाम बीपीएससी ले रही है, तो उसका लेवल आप लोग समझ सकते हैं। बीपीएससी एग्ज़ाम लेती है, तो थोड़ा उनका लेवल अच्छा रहेगा। और आप लोग न्यूज़ में भी देख रहे हैं कि हमारे बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, वो बोल रहे थे कि उनका जो लेवल रहेगा, थोड़ा-सा आप लोगों का अच्छा रहेगा, कि थोड़ा-सा लेवल हाई रहेगा। ऐसा नहीं कि नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह रहेगा। तो डिटेल में हम लोग को पढ़ना है। आप लोग देखिए, इसका आप लोग हेल्प ले सकते हैं, लूसेंट भी देख सकते हैं। उसमें आप लोगों का कंटेंट सारा कहीं न कहीं आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सोलर सिस्टम है, आप लोग को आज देखना है। यह जो आप लोग का है, बीपीएससी पर आधारित है। इसमें प्रश्न जो आएँगे बीपीएससी के आधार पर ही मैं आप लोगों को कंटेंट तैयार करके लाया हूँ। आप लोग उन्हीं से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी हिम्मत के साथ हमें वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए। तो ये आप लोग को देखिए, एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, खगोल विज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो देखिए, ज्योग्राफी जो है यूनानी भाषा का शब्द है। जियो का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफी में देखिए, जियो ज्योग्राफी क्या है? जियो मतलब पृथ्वी, और ग्राफी मतलब उसका वर्णन करना, मतलब पृथ्वी का वर्णन करना, ठीक है? जिसका अर्थ क्या है? पृथ्वी का वर्णन करना।
तो ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स जियो एंड ग्राफी विच मीन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, एक्सप्लेनेशन ऑफ द अर्थ। हम उसका किस प्रकार से वर्णन करते हैं अर्थ का। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ब्रह्मांड का जो अध्ययन कहलाता है, हम लोग जो अध्ययन करते हैं पूरे ब्रह्मांड का, तो उसे हम क्या कहते हैं, खगोलिकी कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। आप लोग को ध्यान में रखिए। चलिए, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड पहले जगह सोलर सिस्टम, आप लोग क्या करते हैं कि सोलर सिस्टम निकाले, उसमें प्लैनेट्स पढ़ लिए, कितने प्लैनेट्स है उसके बारे में जान लिए, हो गया खत्म। अरे, हम लोग पहले पूरा जो है पूरा ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे, तभी तो उस ब्रह्मांड में हमारा सोलर सिस्टम बसा हुआ है। क्यों? ब्रह्मांड से हमारा क्वेश्चन नहीं आता? आता है। आप लोग को अच्छे से एकदम एक एक चीज क्लियर करनी है। चलिए देखते हैं आगे। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड वह अनंत आकाश है जिसमें तारामंडल, ग्रह, उपग्रह और अन्य आकाश पिंड स्थित है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें क्या क्या है, आकाशीय पिंड है जितने भी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्षुद्र ग्रह बोल सकते हैं, बहुत सारा ग्रह है उसमें, गैलेक्सीज हैं, तारामंडल है, उपग्रह है, सारा चीज का एक क्या है, सम्मिश्रण, उसमें एक चीज, सारा चीज उसमें उपस्थित है। अर्थात देखिए, पृथ्वी, वायु, आकाश और जिस वातावरण में मानव जीवन है वही तो ब्रह्मांड है हमारा, है कि नहीं? तो सामान्यतः ब्रह्मांड के दो भाग है, वायुमंडल और एक अंतरिक्ष। हम लोग का एक वायुमंडल जो हमारे पृथ्वी जो है एक वायुमंडल से घिरा है, और एक अंतरिक्ष है। ठीक है, ब्रह्मांड में तारों की संख्या अनगिनत है, मतलब कि अत्यधिक है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप लोग का देखिए हिंदी और इंग्लिश में कंटेंट दिया गया, समझाने के लिए मैं आप लोग को सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में ही। ठीक है, आप लोग कंटेंट देखिए, समझना तो कोई भी एक्सप्लेनेशन मैं जो भी दूंगा हिंदी में दूंगा, आपको कंटेंट देखना क्या है नहीं है उसका, आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग चलते हैं, अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, जो कि आप लोग को दिख सके। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हम लोग देखना है। ठीक है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में कई सिद्धांत प्रचलित है, जैसे बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी जो है, बिग बैंग सिद्धांत जो है सर्वाधिक प्रचलित और मान्य है, इसको एकदम मान्यता प्राप्त है बिग बैंग थ्योरी को। ठीक है, ये जो थ्योरी दिया है बिग बैंग थ्योरी, ये हमारे ब्रह्मांड के लिए प्रचलित है और यह मान्यता प्राप्त किया गया है। ठीक है, मान्यता इसको प्राप्त है इस थ्योरी को। तो इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। अब देखिए, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारा जो ब्रह्मांड है वो एक, मतलब कि पहले जो था हमारा ब्रह्मांड जो है टूट कर बन रहा है कि नहीं? एक जगह सीमित था, वह बिखरा है, मतलब कि पूरा एक्सपेंड किया है। जब वह पूरा एक्सपेंड किया है तो वही तो हमारा विस्तारित हो रहा है। कहीं न कहीं बहुत सारा वैज्ञानिक ने कहा है कि हमारा ब्रह्मांड अभी भी विस्तार होते जा रहा है, विस्तार होते जा रहा है। ठीक है, देखिए क्या है, यहाँ पर है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटियर ने, हाँ, तो हम इसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटियर, आप लोग को ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोग से कि जो बिग बैंग थ्योरी है किन वैज्ञानिक ने दिया, तो जॉर्ज लेमेंटियर। यहाँ पे आप लोग एकदम ध्यान से देखेंगे कि जॉर्ज लेमेंटियर जो है इनका सिद्धांत दिए थे बिग बैंग थ्योरी के। इसके बाद देखिए, रॉबर्ट विग्नर ने 1967 में इस सिद्धांत का व्याख्या प्रस्तुत की। अब इसका एक्सप्लेनेशन कौन दिया, देखिए पहले तो इनका सिद्धांत प्रतिपादित जॉर्ज लेमेंटियर दिए थे, उसके बाद जो है रॉबर्ट वेगनर जो 1967 में इस सिद्धांत को दिए, ठीक है, प्रस्तुत किए, उसके विस्तार को, उसके व्याख्या को अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना बिग बैंग सिद्धांत का पुष्टि डॉल डॉपलर प्रभाव से भी की जा चुकी है। मतलब कि इसका जो पुष्टि किया गया, मतलब कि देखिए कोई भी देखिए साइंटिस्ट लोग कोई भी रिसर्च करते हैं, यदि कोई भी उनके पास रिसर्च आता है तो वह उनको प्रतिपुष्टि करते हैं, उनका एक फीडबैक देते हैं, रिजल्ट देते हैं कि हाँ ये सही है कि नहीं। तो उनका सत्यापित तो बहुत सारे जब वैज्ञानिक करते हैं, कोई देखिए खोजता कोई और मतलब कि जैसे खोजा, आपने खोजा किसी चीज को, और या और बहुत सारे, यदि आपने खोजा उस सिद्धांत को है ना, बहुत सारे वैज्ञानिक देखेंगे कि हाँ ये सही है कि नहीं, तो उसको पुष्टि करते हैं। तो डॉपलर का प्रभाव, मतलब देखिए पुष्टि डॉपलर प्रभाव से भी की जा चुकी है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब, मतलब 13.7 अरब वर्ष पूर्व
भारी पदार्थ से निर्मित एक गोलेकार सूक्ष्म पिंड था, मतलब कि एक गोलेकार पिंड था, ऐसा माना गया है कि देखिए ऐसा तो नहीं है कि कोई भी मतलब कि पास्ट में देखा गया, जो भी एक एजम्पशन, जो एजम्पशन है उसको लेकर कोई भी साइंटिस्ट प्रूव किए हैं, सबको लगा हाँ ऐसा हो सकता है, जो कि सिद्धांत प्रूफ हो सकता है, तो ही जाकर हमारा सिद्धांत आगे चला है। तो बिग बैंग थ्योरी हमारा प्रचलित है, मान्यता प्राप्त है, और इसका जो सिद्धांत का प्रतिपादित जो किया जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था, ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखना। उसके बाद जो इसका व्याख्या रॉबर्ट वेगनर 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व भारी पदार्थ से निर्मित एक गोलेकार सूक्ष्म था, ठीक है, एक पिंड था, मतलब कि जो 13.7 अरब मानिए तो 14 मान लेते हैं, ठीक है, 13.5 या 14 अरब साल पहले, अरब वर्ष पूर्व पहले, तो यह एक क्या था, मतलब कि एक भारी पदार्थ था, बहुत ज्यादा भारी पदार्थ था, जो कि एक गोलेकार सूक्ष्म पिंड था, मतलब कि पूरा यदि आकाश गंगा देखा, मतलब कि एक पूरा ब्रह्मांड देखा था तो उसमें से एक छोटा सा पिंड था, ठीक है, पूरा यदि ब्रह्मांड देखा जाए तो उसमें तो एक छोटा ही पिंड होगा ना, तो उस पिंड जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और ताप एवं घनत्व अनंत था, उसका जो ताप होता, उसका जो घनत्व था भारी, मतलब घनत्व था, तो उसका जो डेंसिटी, उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि उस प्रक्रिया में इसका इसके अंदर एक महाविस्फोट हो चुका। जब इसका विस्फोट हुआ तो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। तो इस प्रकार से सारे वैज्ञानिक लोग, मतलब कि 13.7 अरब वर्ष पहले हमारे वैज्ञानिक जो माने कि एक पिंड था, जो कि पिंड में बहुत घनत्व, उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा था, टेम्परेचर उसके अंदर बहुत सारा उस पिंड के अंदर था, जब वह विस्फोट हुआ, उसके अंदर महाविस्फोट हुआ, तो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो आरंभ में वे सभी, देखिए आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बने हैं, एक मिनट, हाँ, आरंभ में आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अत्यंत अति छोटे गोलक एकांकी परमाणु के रूप में एक स्थान पर स्थित थे। इसका आयतन इतना अत्यधिक सूक्ष्म और तापमान तथा घनत्व अनंत था, मतलब कि देखिए आरंभ में सभी पदार्थ जिससे हमारा ब्रह्मांड बना है, सभी पदार्थ क्या थे, एकदम छोटे गोलक थे, ठीक है, एकांकी परमाणु थे, ठीक है, तो इसके रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे। इसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, जैसा कि मैंने बताया कि एक छोटे था, इसका आयतन बहुत ज्यादा था और तापमान बहुत ज्यादा था। आयतन और उसका तापमान, मतलब आयतन घनत्व, सॉरी घनत्व और उसका तापमान बहुत ज्यादा था उस पिंड का। तो बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसमें विस्फोट हुआ, ठीक है। इस प्रकार की विस्फोट की प्रक्रिया से वृहत विस्तार हुआ। जब यह विस्फोट हुआ तो एकदम एक्सपेंड होते गया, इसमें एक्सपेंड होने के बाद देखिए वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब पहले हुई थी, जैसा कि ये पॉइंट वाइज मैंने बताया है कि 13.7 अरब पहले। तो हाँ, यदि आपसे उसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप लोग बिग बैंग थ्योरी कब हुआ था, बिग बैंग जो थ्योरी दिया गया कि वो ये घटना कब हुआ था, तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है, अरब वर्ष पूर्व हुआ, तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखनी है। तो ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है, ऐसा नहीं कि अब पूरा जब विस्फोट हुआ तो उसके बाद अब हम लोग का ब्रह्मांड एक जगह स्थिर है, ऐसा नहीं है। अभी भी वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड जो है एक्सपेंड करता जा रहा है, एक्सपेंड करता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें ऊर्जा है, अभी भी एनर्जी हमारे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं है। अच्छा, हमारा जो सूर्य है, तारा है, जो भी है, सब में एनर्जी है कि नहीं, तो सारा एनर्जी के कारण एक्सपेंड कर रहा है जब और कहा जाता है कि वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि यदि हमारा ब्रह्मांड की ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो यह सिकुड़ने लगी, फिर वापस से एक जगह आ जाएगी, इसी को सुपर क्रंच भी कहा जाता है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है, यदि सुपर क्रंच कहा जाए तो इसका मानना क्या है, सुपर क्रंच मतलब क्या होता है, तो सुपर क्रंच यह है कि हमारा जो ब्रह्मांड है, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जो हमारा ब्रह्मांड है अभी एक्सपेंड कर रहा है, मतलब कि विस्तार होते जा रहा है, तो यह विस्तार जब उनकी ऊर्जा, विस्तार होने का कारण क्या, उसमें ऊर्जा है, ऊर्जा यदि खत्म हो जाती है, ऊर्जा खत्म होने के कारण या एक बार फिर से आपस में सिमट जाएंगे, ठीक है।
तो यही सुपर क्रंच कहलाएंगे। तो देखिए आगे पढ़ते हैं। देखिए ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में सेकंड में अल्पास के अंतर्गत ही वृहत विस्तार हुआ। ठीक है, तो ये चीज आप लोग देख रहे हैं। देखिए जो विस्फोट के बाद, ये विस्फोट के बाद एक सेकेंड के अल्पांश के अंतर्गत में ही वृहत विस्तार हुआ। बहुत ज्यादा, मतलब कि सेकेंड भी नहीं लगा कि पूरा विस्तार हो चुका है, इतना बड़ा विस्फोट हुआ है। ठीक है, इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। मतलब कि जैसे ही विस्तार, मतलब कि विस्फोट हुआ, इतना ज्यादा एक सेकेंडों में विस्तार हुआ कि एकदम पूरा फैल गया एकदम ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड में पूरा जब फैला, तो फैलने के बाद अब कुछ समय से फिर उसके बाद उसकी जो रफ्तार थी, जो फैलने की, विस्तार होने की रफ्तार थी, वो एकदम स्लोअर डाउन हो गई। ठीक है, तो वो एकदम धीमी पड़ गई। बिग बिग बैंग जो होने का आरंभिक 3 मिनट के अंदर अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। जो 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का हम लोग का निर्माण हुआ। बिग बैंग से 3 लाख वर्ष के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणुवीय पदार्थ का भी निर्माण हुआ। ठीक है, तो आप लोग जो 3 लाख वर्ष पहले इसका तापमान बहुत 4500 डिग्री सेल्सियस तक, केल्विन तक गिर चुका था। तो आप लोग सोच सकते हैं। तो आगे चलते हैं। देखिए विस्फोट के फलस्वरूप अनेक पिंड अंतरिक्ष में बिखर गए, जो आज भी गतिशील अवस्था में है। देखिए अभी हमारा सूर्य हो, पृथ्वी हो, कोई भी आप लोग देख सकते हैं, गैलेक्सी, पूरा गैलेक्सी ही मानते हैं, गैलेक्सी एक मूवेबल हो गया, मूवेबल है। अभी वो स्थिर नहीं है, सब अपने अक्ष पर, अपने धुरी पर कहीं न कहीं रिवॉल्व कर रही है सारा। ठीक है, और बिखर गई और आज भी गतिशील अवस्था में। इसके साथ ही समय, स्थान और वस्तु की भी व्युत्पत्ति हुई। मतलब कि हमारा जो स्थान, समय, सारा चीज की भी व्युत्पत्ति धीरे धीरे होती गई। ठीक है, तो कुछ अरब वर्ष बाद हाइड्रोजन और हीलियम के बादल संकुचित होकर तारा एवं आकाश गंगाओं का निर्माण किया। अब देखिए ये पॉइंट आप लोग को ध्यान में एकदम माइंड में सेट करना। आगे मैं बताऊंगा फिर से कि हमारा जो तारा और तारा जो बने हैं, सूर्य क्या है? एक तारा है। हमारे जो आकाश में टिमटिमाते तारे देखते हैं आप लोग, वो कैसे बने हैं? तो ये बनने का एक प्रक्रिया है, हाइड्रोजन और हीलियम के फ्यूजन, मतलब कि न्यूक्लियर फ्यूजन उनमें हुआ, उनमें संलयन हुआ, हाइड्रोजन हीलियम के संलयन से मिलकर बना है, संलयन होने के बाद वह बना है। तो वो एक घने बादल का निर्माण किया। ठीक है, तो वह घने बादल नेबुला का फॉर्म करते हैं और उन्हें तारा और आकाश गंगाओं का निर्माण करने लगे। ठीक है, इसी प्रकार से जब उन हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से यदि पूछा जाए कि हमारा जो तारे का निर्माण हुए हैं, या हमारे आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ है, तो किसके कारण हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से हुआ है। ठीक है, आप लोग को ध्यान में रखनी है, इससे हुआ हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से। यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से। ठीक है, तो आप लोगों को समझाने के लिए ये पॉइंट डाल दिया हूँ, जो कि आगे फिर मैं तारा, जब तारा टॉपिक पे आएंगे तो उस पर भी बताएंगे, नेक्स्ट पेज पे वही है। तो बिग बैंग की घटना के पश्चात आज से लगभग 4.5 अरब पूर्व, देखिए ये सब आप लोग को याद रखना होगा दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया कि 3.7 अरब पहले जो कि हमारा बिग बैंग थ्योरी जो लाया गया है, तो वो आप लोग को देखिए कि देखिए बिग बैंग की घटना के पश्चात आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ। ठीक है, तो 4.5 वर्ष, जो 4.5 अरब वर्ष पूर्व, जिससे ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो आप लोग को यह ध्यान में रखनी है कि 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, जिसमें कि ग्रह उपग्रह का भी निर्माण हुआ। होयल ने इस परिकल्पना के विपरीत स्थिर अवस्था देखिए स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से नवीन परिकल्पना प्रस्तुत की। देखिए होयल जो थे, इसके इस परिकल्पना, जो कि हमारा परिकल्पना क्या है कि मूवेबल है, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार एक्सपेंड कर रहा है, तो उसने इसके विपरीत स्थिर, मतलब कि क्या है, स्टैटिक स्टेडी स्टेट में जो हमारा कंसेप्ट दिया। ठीक है, इसके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है, लेकिन इसका स्वरूप किसी भी समय एक ही जैसा रहा है। मतलब कि कहीं न कहीं एक इसका स्वरूप एक जैसा रहा, लेकिन वर्तमान में बिग बैंग का सिद्धांत ही
सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो आप लोग को एकदम ध्यान देना है कि कौन सा मान्यता प्राप्त है, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग पूरा लेक्चर जो अच्छे से आप लोग ध्यान से देखते जाएं, आप लोग का जो लेक्चर होगा, एक एक चीज मैं बता रहा हूँ, आप लोग उसको नोट डाउन जरूर करें। आप लोग समझें, पहले जो मैं बोल रहा हूँ उसे समझे, उसके बाद आप लोग उसको, आप लोग को नोट्स जो है ये पीडीएफ आप लोग को पूरा पेज का आप लोग को ग्रुप में शेयर कर देगा और दिया जाएगा। आप लोग ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर आप लोग ज्वाइन करने के बाद वहां से आप लोग पीडीएफ पा चुके हैं, और कोई भी नोटिफिकेशन मिलती है मैं उसमें डालूंगा आप लोग को, आप लोग के लिए। तो आप लोग ध्यान से ग्रुप ज्वाइन करें और हमारे चैनल में आप लोग दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि हमारे चैनल को एक सपोर्ट मिलेगा और आप लोग के लिए नए नए कंटेंट लाता रहूंगा। चलिए अब हम लोग आते हैं तारा पे। ठीक है, तारा वह विशाल खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। तारा किसे कहते हैं? जिसके पास ओन एनर्जी होता है, ओन लाइट्स होता है। ठीक है, तो अत्यधिक ऊर्जा और अन्य किरणों का विसर्जन करते हैं, तारे कहलाते हैं। जैसे कि उसका जो है ना बहुत ज्यादा ऊर्जा रिलीज करता है, बहुत ज्यादा उसके पास लाइट होता है, उसके पास अनेक किरणें होती है जो विसर्जन करते हैं, मतलब कि उनसे निकलती है, तो वो क्या कहलाते हैं? तारा कहलाते हैं। ठीक है, तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है एवं विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, विरल गैस का गोला है। मतलब कि क्या है, इसका जीवन काल जो है ना बहुत लंबा होता है, इसका जीवन काल, तारों का जीवन काल बहुत लंबा होता है और अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है। ठीक है, तो यह अलग अलग अवस्था मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। चलिए आगे देखते हैं। तारा बनने से पहले जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं, देखिए तारा बनने का जो प्रक्रिया उसमें क्या होता है कि पहले जब विरल गैस, जितना भी गैस होते हैं, तो वह आपस में केंद्रित होते हैं। केंद्रित मतलब एक जगह मिक्स, मतलब कि एक जगह पास आ जाते हैं। ठीक है, जैसे बादल को देखते हैं, कभी कभी एक जगह पास आ जाते हैं, उसी प्रकार से एक घने बादल का निर्माण करते हैं, मतलब कि घने बादल के जैसा निर्माण करते हैं, और मतलब कि बादल छा जाते, देखिए घने बादल के समान छा जाते हैं, जिन्हें निहारिका मतलब कि नेबुला कहते हैं। आप लोग नेबुला सुने हैं? तो नेबुला किसे कहते हैं कि जब विरल गैस का गोला आपस में केंद्रित होते हैं, जब आपस में मिल जाते हैं, तो तो इन तो एक घने बादल जैसा निर्माण करते हैं। तो यह बादल संलयन, फिर उन्हें ही हम लोग नेबुला कहते हैं। तो इन नेबुला में संलयन विधि द्वारा दहन प्रक्रिया होती है, मतलब कि न्यूक्लियर जो फ्यूजन फ्यूजन होता है, फ्यूजन नहीं, न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती है। जब वह जो गैस होती है उसमें जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो मतलब क्या होता है, उसमें संलयन विधि होता है, संलयन विधि के कारण वह क्रिया प्रारंभ होती है और तारों का रूप ले लेती है। ठीक है, जब गैस, क्या हम देखिए तारों का निर्माण कैसा होता है, कैसे होता है। पहले जितने भी विरल गैस जो हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे गैस होते हैं, ठीक है, गैसीय हैं, तो वो गैस जब आपस में मिलते हैं, आपस में एक जगह केंद्रित होते हैं, तो वह केंद्रित होने के बाद वह एक घने बादल के जैसा एक घने बादल, जिस प्रकार से एक घने बादल देखते हैं, कभी बारिश होती है तो ब्लैक ब्लैक पूरा छा जाता है, एक एक जगह सारा बादल छा जाता है, तो वही उसी प्रकार से एक घने बादल के जैसे हो जाते हैं, तो जिसे कि हम लोग नेबुला कहते हैं। या नेबुला में संलयन विधि होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है गैस के साथ, तब जाकर यह क्रिया प्रारंभ करती है, वह तारों का निर्माण करती है। ठीक है, तारे में हाइड्रोजन और हीलियम का ही संलयन होता है। तारे में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। अब देखिए, अवस्था आप लोग पढ़े हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, चार अवस्था होती है। पहला सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, उसके बाद प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, तो ये चौथा अवस्था जो है प्लाज्मा स्टेट में हम लोग का तारा जब वह संलयन होती है, तो प्लाज्मा स्टेट में यह ऊर्जा ईंधन जो तारे में जो ईंधन होती है प्लाज्मा अवस्था में होती है। ये आप लोग को ध्यान में रखनी है कि जो अवस्था में किस, जो अवस्था जो ईंधन जो रहती है, जो ईंधन बनती है, देखिए हाइड्रोजन, जितनी भी गैस होती है हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से बनती है। जब ये हाइड्रोजन हीलियम के संलयन जब होता है, तो इसमें एक ऊर्जा विकसित होती है, एक ईंधन का काम करती है, जो कि ये प्लाज्मा स्टेट में होती है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि क्या चीज मैं बोल रहा हूँ। देखिए तारों का निर्माण कैसे होता है, आप लोग तारे पहले पढ़े। एक खगोलीय पिंड है जिसमें
उसकी स्वयं की ऊर्जा होती है, स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं की जो किरणें होती है विसर्जित होती है। ठीक है, इतना एकदम कंसेप्ट इतना क्लियर रखना है कि तारे कैसे होते हैं। ठीक है, तो तारे इसे ही कहते हैं जिसमें कि स्वयं का प्रकाश, स्वयं का ऊर्जा होता है और स्वयं उसके जो किरणें होती है वो विसर्जित होती हैं। मतलब कि हम लोग को एक, जैसे कि हम लोग तारे देखते हैं तो टिमटिमाते हुए दिखते हैं, तो क्यों? उसमें ऊर्जा है। हम लोग क्या चांद को देखते हैं तो चांद का क्या अपना प्रकाश है? नहीं है, उसे तारे नहीं कहते हैं। क्यों? अपना प्रकाश ही नहीं है, सन के पास प्रकाश है, उसको हम तारे कहते हैं। ठीक है, देखिए, तो तारे अब बनते कैसे हैं? हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे गैसें हैं, गैसीय पदार्थ होते हैं। जब गैसीय पदार्थ एक पास होता है, केंद्रित हो जाते हैं, केंद्रित होने के बाद वह एक विरल गैस का गोला बन जाते हैं। विरल गैस का गोला बनने के बाद एक घने बादल के जैसे छा जाते हैं, और वह उनमें संलयन विधि होती है, संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन विधि होती है, जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होने के कारण उसमें एक ऊर्जा निकलती है, ईंधन के रूप में ऊर्जा काम करती है। उसका ईंधन जब बन जाता है, ईंधन जब वो होते हैं तो वो प्लाज्मा अवस्था में, तो जैसा कि मैंने बताया हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है और उसमें प्लाज्मा अवस्था में होती है। तो उसी प्रकार से जब वह संलयन विधि होता है तो वह संलयन विधि की क्रिया जब प्रारंभ हो जाती है तो एक तारे का रूप ले लेती है, तारे का रूप ले लेती है। ठीक है, और यह उसमें जो ईंधन होती है, उसमें जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, वो क्या चीज का रहता है? वह प्लाज्मा स्टेट में रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चल रहे हैं। चलिए, अब हम लोग देखिए, तारों का रंग और उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। देखिए, उसका जो तारों का रंग जो रहता है उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। तारों का रंग उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है, ये पॉइंट आप लोग दिमाग में रखेंगे। उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है मतलब कि उसका टेम्परेचर। ठीक है, सरफेस टेम्परेचर किस प्रकार का है उसका, उसी पे उसका रंग, मतलब उसका रंग डिसाइड होता है। ठीक है, देखिए, नीला एवं सफेद युवा अवस्था, मतलब कि उच्च तापमान, मतलब कि क्या हम लोग क्या है, युवा अवस्था में, तो हमारे अंदर क्या है, एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो ये किस किस कलर में होंगे? व्हाइट और ब्लू कलर में, व्हाइट और ब्लू कलर में, यहाँ देख सकते हो व्हाइट और ब्लू कलर में। ठीक है, नीला और सफेद कलर में, जो कि युवा अवस्था होते हैं और उनमें उच्च तापमान होता है। नारंगी जब ऑरेंज कलर में होते हैं तो एक प्रौढ़, मतलब कि हमारे पापा लोग के एज में हो जाते हैं, जिस प्रकार से कि वो लोग प्रौढ़ हैं, मध्य तापमान में रहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि लाल रंग एकदम वृद्ध अवस्था, आप लोग के दादाजी हैं, दादाजी वृद्ध अवस्था में, और इनका निम्न तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया कि तारों का जो रंग किस पर डिसाइड होता है? पृष्ठ ताप पर, मतलब कि सरफेस टेम्परेचर पे डिसाइड होता है। और यदि व्हाइट और ब्लू होगा तो हम लोग का जो होगा उच्च ताप में होगा, और उसका युवा अवस्था में तारे का स्टेज है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऑरेंज पे आते हैं। ऑरेंज में क्या है? प्रौढ़ावस्था में है। उसके बाद हम लोग आते हैं लाल रंग में। लाल रंग जब होता है तो इसका 6000 डिग्री निम्न टेम्परेचर उसका 6000 रहता है, और यह वृद्धावस्था में होता है। ठीक है, तो ये उसका कलर पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। उसका जो भविष्य होगा, अब जैसे कि उसका जो फ्यूचर, आपका भी फ्यूचर है, तो तारों का जो फ्यूचर होता है उसके प्रारंभिक द्रव्यमान है, उसके द्रव्यमान प्रारंभ में, मतलब कि इनिशियल मास पर डिपेंड करता है कि उसका मास कितना है। ठीक है, मास पर निर्भर करता है। देखिए, आगे चलते हैं। देखिए, एक पॉइंट है कि लाल दानव, देखिए रेड जायंट, लाल दानव, देखते हैं लाल दानव, जब तारा सूर्य का ईंधन समाप्त होने लगता है। देखिए, जब तारा, मतलब कि देखिए तारा, और यहाँ पे मैंने सूर्य क्या लिखा है, मतलब कि एक एग्जांपल की तरह, तारा, हमारा सूर्य भी एक तारा ही है। तो तारा मतलब कि जब, देखिए, मान लेते हैं कि सूर्य का जब ईंधन, मतलब कि उसका एनर्जी, जब उसका एक फ्यूल, उसका जो भी बोलिए आप लोग, एनर्जी ही बोलते हैं, उसका एक सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पूरे सूर्य में क्या है, एक एनर्जी है, हाइड्रोजन हीलियम का संलयन हो रहा है, जिससे कि उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। तो वह एनर्जी, वह ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है, और लाल दानव का आकार बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे वो फैलने लगता है, लाल दानव का आकार बड़ा होने लगता है। इसमें दो केस होता है। यदि लाल दानव का, जो हमारा अभी सूर्य है, सूर्य का द्रव्यमान से 1.44 1.44 गुना छोटा हो जाता है। ठीक है, यदि 1.44 गुना छोटा हो जाएगा तो वह श्वेत वामन का रूप ले लेगा। और श्वेत वामन क्या है?
वह जीवाश्म तारा कहलाता है, ठीक है, जो कि छोटा तारा और अंतिम श्वेत वामन की अवस्था में चमकता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए ब्लैक वामन किसे कहते हैं, देखिए श्वेत वामन किसे कहें कि हमारा देखिए जब सूर्य का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप लिया। यदि उसका जो मास होगा उसका जो मास होगा वह सूर्य के 1.44 गुना छोटा होता है तो वह श्वेत वामन कहलाएगा, व्हाइट ड्वार्फ कहलाएगा। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि व्हाइट ड्वार्फ कब बनेगा, जब लाल दानव फॉर्म में आ जाता है, लाल दानव बना और 1.44, और देखिए ये मैं बताऊंगा कि 1.44 ही क्यों लिया गया, यह एक चंद्रशेखर सीमा है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा चंद्रशेखर सीमा के बारे में। तो ये जो है एक चंद्रशेखर जो हमारे वैज्ञानिक थे उसने डिसाइड किया था कि चंद्रशेखर सीमा बताया कि यदि कोई सूर्य का जो चार इसके गुना होता है, इससे बड़ा हो जाता है, ठीक है, इससे बड़ा होगा तो वह एक बड़ा सा सूर्य के एक तारे का निर्माण करता है, ठीक है। और वहीं यदि इनसे 1.44 गुना छोटा हो जाता है तो वह श्वेत मामन बनता है, ठीक है। तो काला वामन कब बनता है, देखिए श्वेत वामन जब उनका जब पूरा एनर्जी खत्म हो जाता है, श्वेत वामन जब चमकना छोड़ दे, उनमें एनर्जी खत्म हो जाए, उनका लाइट खत्म हो जाए, तो वो चमकना छोड़ दे तो वह काला वामन का ब्लैक ड्वार्फ का रूप ले लेता है। तो उसी प्रकार छोटे तारों का अंत हो जाता है। और यह छोटे तारे कहाँ चले जाते हैं, यह छोटे तारे जब पूरा उनका एनर्जी खत्म हो जाए तो वो ब्लैक होल की ओर खींचे चले जाते हैं, ठीक है, बीच में आ जाते हैं उनका। और देखिए जितना भी एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, जितना भी हमारा तारे हैं उसमें एनर्जी है तो वह हमारे गैलेक्सी के एकदम बाहरी क्षेत्र में रहेंगे, एकदम बाहरी क्षेत्र में रहेंगे, ठीक है, ये बाहरी क्षेत्र में रहेंगे। और यदि उनका एनर्जी खत्म हो जाता है वो मध्य में आ जाते हैं, मध्य में मतलब ब्लैक होल में आ जाते हैं, बीच में हमारा क्या ब्लैक होल, ठीक है, तो वो मध्य में आने लगते हैं जितना भी, क्योंकि उनका गुरुत्वाकर्षण एकदम खींचा चला जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि देखिए आप लोगों ने दो केस में जिसमें कि एक केस बताया, यदि लाल दानव का निर्माण करते हैं, लाल दानव यदि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना छोटा हो जाता है तो वह क्या होता है, व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है। तो व्हाइट मतलब कि श्वेत मामन कहते हैं, इसे हमें जीवाश्म तारा भी कहते हैं, मतलब कि फॉसल्स स्टार, फॉसल्स स्टार आप लोग ध्यान में रखेंगे। जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, व्हाइट ड्वार्फ को हम लोग जीवाश्म तारा कहते हैं। और काला वामन कैसे बनता है, जब व्हाइट ड्वार्फ मतलब कि श्वेत वामन अपना चमकना छोड़ देता है, वो टिमटिमाना छोड़ देता है, अपनी अवस्था को खत्म होने लगता है, ठीक है, अपनी अवस्था में वो समाप्त होने लगता है तो वह काला वामन बन जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेज में क्या होता है कि जब रेड जायंट बनता है, जब उसका ईंधन समाप्त होने लगता है तो रेड जायंट बनता है, ठीक है। और रेड जायंट कब बनता है, जब देखिए कोई भी नया नया तारा है तो उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो एक समय आएगा कि उनका एनर्जी खत्म होने लगेगा तो वो फैलने लगेगा, एनर्जी खत्म हुआ तो या तो फैलेगा या तो सिकुड़ेगा, ठीक है, दो ही चीज होता है। तो एनर्जी खत्म होने के कारण उसका जो है ना लाल दानव का रूप लेता है, ठीक है, उसे लाल दानव कहते हैं, ठीक है। और एनर्जी जब खत्म होता है, उसका ईंधन खत्म होता है, लाल दानव का रूप लेता है, तो लाल दानव का रूप जो है बड़ा होता है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हुआ। यदि वह सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना छोटा हो जाता है, ठीक है, यदि छोटा रहता है तो वह श्वेत वामन का रूप ले लेता है, वही श्वेत वामन का रूप लिया और वही श्वेत वामन काला वामन का रूप ले लेता है, ठीक है। पहला केस तो आप लोग समझ गए कि क्या होता है। अब दूसरा केस पे चलते हैं, देखिए देखिए पेन, देखिए यह लाल दानव का, देखिए यह लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना बड़ा है तो वह अभिनव तारा का रूप लेता है, समझे। देखिए पहला क्या हुआ, श्वेत वामन का रूप ले लिया, श्वेत वामन का रूप लिया, ठीक है, श्वेत वामन का रूप लिया। तो आप लोग यहां तक समझ गए कि श्वेत वामन का रूप लिया, यदि 1.44 सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना छोटा हो जाता है तो वह श्वेत वामन का रूप ले लेता है। और वहीं
1.44 गुना बड़ा हो जाता है तो वह अभिनव तारा का रूप ले लेता है। ठीक है, तो अभिनव तारा को क्या कहते हैं, अब अभिनव तारा के बारे में जानेंगे हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। अभिनव तारा जिसे हम लोग सुपरनोवा भी कहते हैं, सुपरनोवा सुने हैं आप लोग। इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहा जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा होती है तो वह एक हल्के पदार्थ होते हैं, तो वह एकदम लोहे के समान भारी पदार्थ में परिवर्तित होने लगते हैं, उसमें चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, जिस कारण से यह विस्फोट विस्फोट करने लगता है और अतः यह विस्फोटक तारा कहलाता है। तो अभिनव तारा को हम लोग विस्फोटक तारा भी कहते हैं। और यह कब बनता है, जब सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना बड़ा हो जाता है तो यह अभिनव तारा का रूप ले लेता है, और जिसे हम विस्फोटक तारा भी कहते हैं। विस्फोटक के बाद यह न्यूट्रॉन तारा का रूप लेता है। जैसे कि विस्फोट हुआ तो छोटा छोटा कहीं न कहीं डिवाइड होने लगता है। विस्फोट होने के बाद क्या होता है, जैसे हमारा ब्रह्मांड विस्फोट हुआ था, जैसा कि मैंने महाविस्फोट होने का कारण बिग बैंग जो थ्योरी है, तो उसमें भी क्या हुआ, एक छोटा छोटा रूप लिया, कहीं गैलेक्सी, बहुत तरह के गैलेक्सी का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग न्यूट्रॉन तारा के बारे में जानते हैं। न्यूट्रॉन तारा विस्फोटक के बाद बनता है। इसका घनत्व ऊंचा होता है और आकार छोटा होता है। इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है, और इसका घनत्व मतलब कि उसका जो डेंसिटी होता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन तारा के सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में संगठित हो रहते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन के रूप में संगठित रहते हैं, मतलब कि एक जगह ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, एक जगह ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, संगठित रहते हैं। और फिर उसके बाद देखिए पल्सर तारा, पल्सर तारा, यह तारा चमकता और बुझता रहता है। ठीक है, इससे उच्च संख्या में विद्युत चुम्बकीय तरंगे निकलती है। तो आप लोग पूछा जाएगा कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पल्सर तारा किसे कहते हैं, जिससे कि विद्युत बहुत ज्यादा विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती है। ऐसा तारा जो कि चमकता और बुझता रहता है, जिसमें से विद्युत चुम्बकीय तरंगे निकलती है, और यह रेडियो तरंग भी उत्सर्जित करते हैं। और क्वेसर तारा भी क्या होता है, क्वेसर तारा की लगभग अंतिम अवस्था होती है। देखिए क्वेसर तारा जब बनता है तो वह एक अंतिम अवस्था, और क्वेसर तारा में भी चुंबकीय क्षमता बहुत ज्यादा उच्च होती है। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। पहला देखिए मैंने क्या क्या बताया, एक मिनट। मैंने बताया कि अभी तक कि तारों का निर्माण किस प्रकार से होते हैं, और तारा जो बनते हैं उनका क्या क्या रंग होता है, उनकी अवस्थाएं क्या होती है, उनका किस प्रकार से किस पर डिपेंड करते हैं। तो ये सारी चीज मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं कि तारा किस प्रकार से फॉर्म होते हैं, ये आप लोग को पता चल चुका है। अब हम लोग आते हैं, देखिए हम लोग आते हैं ब्लैक होल, कृष्ण विवर, जिसे कृष्ण विवर भी कहते हैं। तो ब्लैक होल के बारे में हम लोग आते हैं। तो ये आप लोग देख चुके हैं, ये फिगर क्या है, ब्लैक होल। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ब्लैक होल कृष्ण विवर, इसका घनत्व अति उच्च होता है। घनत्व क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। आप लोग देख रहे हैं कि ब्लैक होल का घनत्व बहुत अधिक होता है, उच्च होता है। यह प्रकाश को कभी गुजरने नहीं देता है। इसका खोज चंद्रशेखर ने की। तो ये चंद्रशेखर ने ही की। चंद्रशेखर, अब देखिए अब मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आप लोग को चंद्रशेखर सीमा क्या होता है, ये आप लोग देखेंगे। चंद्रशेखर सीमा, सीमा गलत ले दिया, सीमा। ठीक है, पहले ये बता देता हूँ। देखिए चंद्रशेखर सीमा जो है सूर्य के द्रव्यमान के, ये जो देख रहे हैं सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना, जो कि 1.44 जो माना गया है, तो 1.5 गुना मान लिया गया है। एक्चुअल में आपका एग्जैक्ट वैल्यू जो है 1.44, सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना द्रव्यमान को ही चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। उसके जो द्रव्यमान के गुना होता है उसी चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। और चंद्रशेखर सीमा के ही कारण आपका तारे का जो दो केस था, मैंने बताया था कि तारे किस प्रकार से लाल दानव बनने के बाद वो अपना रूप लेते हैं, जिसमें कि अभिनव तारा होता है एक तरफ श्वेत वामन भी कहलाते हैं। ठीक है, तो एक छोटा होने के कारण श्वेत वामन, और बड़ा होने के कारण अभिनव तारा का रूप लेती है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए चंद्रशेखर सीमा क्या है, सूर्य की जो चंद्रशेखर, और ये चंद्रशेखर जो है हमारे एक साइंटिस्ट थे। देखिए
एस चंद्रशेखर के संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिकी में डब्ल्यू एफ फॉलर के साथ 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 1983 में। तो आप लोग को पॉइंट यह डिक्टेट करना है कि आप लोग को एकदम 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला है चंद्रशेखर सर को। हमारे चंद्रशेखर जो एस चंद्रशेखर थे वो अवॉर्डेड हैं नोबेल प्राइज से न्यूक्लियर एस्ट्रोफिजिक्स से। ठीक है, उन किनके साथ? डब्ल्यू एफ फॉलर के साथ। ठीक है, तो अगला देखिए, ये चंद्रशेखर लिमिट आप लोग यहाँ तक समझ ही गए होंगे। तो जो तारा सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना बड़े होते हैं वही तारा ब्लैक होल बनता है। तो अब ब्लैक होल कैसे बनता है ये आप लोग देख रहे हैं कि जो तारा सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना हो जाते हैं, ठीक है, सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना हो जाते हैं, वही तारा ब्लैक होल बनता है। ठीक है, ब्लैक होल की चुंबकीय क्षमता भी अधिक होती है। यह श्वेत वामन और काला वामन को अपनी ओर खींच लेता है और अतः तारों का अंत ब्लैक होल में ही होता है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि देखिए, कोई भी अभी देखिए, जैसे कि देखिए इस फिगर पे देखिए, आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए, जैसे कि कोई भी जितना भी गैलेक्सीज है, गैलेक्सी यहाँ पर लाइज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ अभी एनर्जी इनमें ज्यादा है। देखिए, एनर्जी आपको, अच्छा, आप में किसी से ज्यादा एनर्जी है, ठीक है, तो आपको कोई खींचना चाह रहा है, खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। वो क्या रहेगा? वो आउटर सरफेस पे आप लाइज कर रहे हैं, इसके आउटर सरफेस पे। ठीक है, एक मिनट। देखिए, इसके आप आउटर सरफेस पे लाइज कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग लाइज कर रहे हैं। तो वही हो रहा है, जब सूर्य का, देखिए, जब किसी का एनर्जी खत्म होता है तो उनमें, अच्छा, आपका एनर्जी, आप बीमार पड़ गए हैं, ठीक है, आप बीमार पड़ गए और आपसे एक ताकतवर इंसान आया और आपको खींच के लेकर जा सकते हैं। क्यों? बीमार पड़ गए, आप में एनर्जी नहीं है, लॉस हो चुका है, आप में कोई भी ताकत ही नहीं है, तो आपको खींचा जाएगा। तो वही होता है, जब सूर्य छोटा हो जाता है, मतलब कि 1.44 गुना सूर्य के द्रव्यमान के इतना गुना छोटा हो जाता है, तो श्वेत वामन होता है। श्वेत वामन में क्या होता है? कुछ एनर्जी रहती है, ठीक है, तो वह जीवाश्म तारा भी कहते हैं और जीवाश्म तारा कहते हैं। तो उसमें एनर्जी जो रहती है कुछ दिन तक रहती है और उसके बाद वो चमकना जब छोड़ देता है तो वह ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है। ब्लैक ड्वार्फ जो बनता है तो उसके बाद क्या होता है, उनमें एनर्जी पूरा ही खत्म हो जाती है, वो चमकना भी छोड़ देता है। तो क्या होता है, उस तब वह ब्लैक होल उनको खींच लेती है, दूर से उनको खींच लेती है। जब ब्लैक होल उनको खींच लेती है तो उनके अंदर समा जाती है। तो तारों का अंत ब्लैक होल में इसी प्रकार से होता है। ठीक है, तो वही कहा जाता है कि हमारा जो ब्रह्मांड में अभी हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं, तो हमारा गैलेक्सी में अभी ऊर्जाएं बहुत है। ठीक है, हमारे सूर्य के पास भी ऊर्जाएं बहुत है। एक समय आएगा जब हमारा सूर्य जो है उनका एनर्जी खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा, उन एनर्जी खत्म होने के कारण या तो वह अभिनव तारा का रूप लेगा, विस्फोट हो जाएगा, या तो क्या होगा, श्वेत वामन बन जाएगा। ठीक है, जो अभी का उनका द्रव्यमान है उसके 1.44 गुना छोटा या बड़ा होगा। ठीक है, यही दो कारण हो सकते हैं, एनर्जी खत्म होने के बाद, उनका फ्यूल खत्म होने के बाद, उनका संलयन की जो प्रक्रिया है वो उसमें खत्म होने के कारण। ठीक है, तो जब वो खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लैक होल में सब समा जाएगा, एक जगह वह बीच में आ जाएंगे। ठीक है, और इसको जो ब्लैक होल के जो बीच में जो तारे रहते हैं, तो इसको हम लोग बल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग बल्ज कहते हैं। चलिए आगे बताऊंगा पॉइंट में, देखिए। तो आप लोग देख लिए कि ये वह अपने और खींच लेता है, जैसा कि मैंने बताया, वो अपने और खींच लेता है, ये चीज आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जब देखिए, जब सूर्य लाल दानव का रूप लेता है, वह अपने समीप ग्रहों को जला देता है। ठीक है, सूर्य, देखिए, सूर्य जब लाल दानव का रूप लेता है, जब सूर्य लाल दानव का रूप लेता है तो वह क्या करता है, अपने समीप सारे ग्रहों को जला देता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखनी है कि क्या करते हैं, सूर्य ग्रहों को जला देता है। नए तारे बाहरी भुजा पर रहते हैं तो सूर्य भी बाहरी भुजा पर रहता है। जैसा कि मैंने बताया कि नए तारे हमेशा बाहरी भुजा पर रहेंगे और बीच में जब आप लोग उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है तो ब्लैक होल में बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, उनमें गुरुत्वाकर्षण, मतलब कि चुंबकीय बहुत ज्यादा रहते हैं, चुंबकीय ऊर्जा बहुत ज्यादा रहती है, जिसके कारण से वो खींचा चला जाता है। ठीक है, एनर्जी बहुत ज्यादा रहने के कारण तारे जब अपनी अंतिम अवस्था में तो वह केंद्रीय भुजा में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है,
एनर्जी खत्म अंतिम अवस्था में होती है तो क्या करते हैं, वह केंद्रीय भुजा में प्रवेश हो जाते हैं। तो बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। देखिए ब्लैक बल्ज इसको क्या कहते हैं, बीच में जो मैंने बताया था, तो ये बीच में जो मैंने बताया कि यहाँ पर क्या होते हैं, बल्ज होते हैं। तो ये बल्ज जो है इसी में ब्लैक होल पाए जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग के लिए है। पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे कि वो जो मैंने समझा तो दिया, लेकिन यहाँ पे पॉइंट आप लोग के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। ये ब्लैक होल में श्वेत वामन तथा श्वेत, यहाँ पे श्वेत छूट गया है तो यहाँ पे श्वेत वामन तथा काला वामन को भी खींच लेता है। ठीक है, अतः तारों का अंत ब्लैक होल में होता है। तो पुल्स ड्वार्फ यहाँ पे जो है व्हाइट ड्वार्फ एंड ब्लैक ड्वार्फ, देयरफॉर द स्टार इन अप इन द ब्लैक होल। ठीक है, बल्ज में तारों की संख्या अधिक होती है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि बल्ज में तारों की संख्या बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं गैलेक्सी पे। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, ये हमारा गैलेक्सी है। तो ये देख रहे हैं कि ये क्या है, गैलेक्सी है। तो ये देखिए, ये पूरा जो हमारा गैलेक्सी है, तो हम लोग जो है इसकी बाहरी भुजा पर ही, यहाँ पर भी हम लोग क्या है, बाहरी भुजा पर है। ठीक है, तो गैलेक्सी तो बहुत बड़ा है कि नहीं। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं हम लोग। गैलेक्सी आकाश गंगा। तो अब हम लोग आकाश गंगा के बारे में जानेंगे। आकाश गंगा का आकार सर्पिलाकार स्पाइरल है। देखें आपने, जैसा कि अभी आप लोग ये देख रहे हैं कि ये स्पाइरल शेप में है। ठीक है, तो हमारा आकाश गंगा क्या है, स्पाइरल शेप में है। ठीक, इसे सर्पिलाकार भुजा के किनारे पर पाया जाता है। तारे इस सर्पिलाकार के भुजा के किनारे पर पाया जाता है। अभी मैंने बताया कि इसके किनारे पर पाया, जैसे जैसे तारे की आयु बढ़ती जाती है वह आकाशगंगा के मध्य में जाने लगता है। जैसा कि मैंने बताया कि इसके मध्य में जाने लगता है, जैसे कि अब इसकी आयु खत्म हो जाएगी तो वह मध्य में जाएगा। ठीक है, तो मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा। तो मंदाकिनी क्या है, मंदाकिनी हमारा सोलर सिस्टम है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। तो सबसे पहले मिल्की वे को किसने देखा, गैलीलियो ने। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे और नोट डाउन करते जाएंगे, हर एक पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सूर्य अपनी मंदाकिनी के चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। ठीक है, जो कि सूर्य 250 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से मंदाकिनी की चक्कर लगाता है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि सूर्य हमारे जो मंदाकिनी मिल्की वे जो गैलेक्सी है उसके 250 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से हमारे चक्कर लगाते हैं, हमारे गैलेक्सी के चक्कर लगाते हैं। सूर्य स्थिर नहीं है, सूर्य चक्कर लगाते रहती है, तो आप लोग को ध्यान में रखनी है। ठीक है, अतः तो उसे यह चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लग जाता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है। तो हमारा ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है, जब सूर्य पूरे ब्रह्मांड मतलब कि पूरे गैलेक्सी जो हमारा जो मंदाकिनी है उसका पूरा चक्कर लगा जाता है, जो कि 25 करोड़ सॉरी, तो 25 करोड़ वर्ष जब लग जाते हैं तो तब हमारा 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं, तो यह हमारा ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ब्रह्मांड वर्ष का कॉस्मिक ईयर कब कहलाता है, 250 किलोमीटर की जब रफ्तार से हमारा जब सूर्य पूरे मंदाकिनी के चक्कर लगा लेता है और यह 25 करोड़ वर्ष लगती है, तो इसे ही हम लोग कॉस्मिक ईयर कहते हैं। ठीक है, आकाशगंगा के मध्य भाग को बल्ज कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि बल्ज कहते हैं बीच वाले भाग को। ठीक है, जैसा कि ये पूरा ब्लैक होल है तो वो बल्ज में पाया जाता है। ब्लैक होल कहाँ बनते हैं, बल्ज में। तो आकाशगंगा के मध्य को भी हम लोग क्या कहते हैं, मध्य को क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। ठीक है, ये ब्लैक नहीं बल्ज कहते हैं, सॉरी। तो आकाशगंगा का निर्माण आज से 12 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। तो कब हुआ था, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि 12 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा और प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। तो हमारा जो ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा है। तो जो हम लोग आकाशगंगा में रहते हैं तो वो तो एक सिंगल आकाशगंगा है जो कि मिल्की वे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान में रखनी है कि हमारे जो आकाशगंगा है 100 अरब आकाशगंगा है, उस आकाशगंगा में 100 अरब तारे भी है। ठीक है,
तो सूर्य का सबसे जो करीबी तारा है तो उसको हम लोग प्रोक्सीमा सेंचुरी कहते हैं। तो सूर्य का सबसे करीबी तारा क्या कहलाता है? प्रोक्सीमा सेंचुरी। तो आप लोग को ध्यान में रखनी है, यह सब पॉइंट एकदम याद रखनी है, रिमेम्बर पॉइंट। तो जो सूर्य का सबसे करीबी तारा प्रोक्सीमा सेंचुरी है। तो हर्शेल ने 1805 में बताया कि, हर्शेल कौन थे? वैज्ञानिक थे। देखिए हर्शेल ने 1805 इसमें बताया कि सूर्य पृथ्वी की पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाश गंगा का एकमात्र अंश है। मतलब कि हमारा जो पृथ्वी हो गया, सूर्य हो गया, जितने भी प्लैनेट्स है उसका एक अंश है सिर्फ। ऐसा नहीं कि वो एक बड़ा पार्ट है। सोलर सिस्टम, हमारा जो सोलर सिस्टम है तो वो एक गैलेक्सी का एक बड़ा पार्ट नहीं है, एक अंश सिर्फ कहा जाता है तो है। ठीक है। तो देखिए जैसा कि अब देख रहे हैं सुपर क्लस्टर। पहले मैंने सुपर क्रंच बताया था। सुपर क्रंच कब होता है? सुपर क्रंच कब होगा? सुपर क्रंच मैंने कब बताया? जब हमारा ब्रह्मांड विस्तार हो रहा है, तो जब एक समय ऐसा आएगा जब वह वापस मिल जाएगा तो उसको हम सुपर क्रंच कहते हैं। अब देखिए सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं? तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सुपर क्लस्टर जो है, तीन आकाश गंगाओं के समूह को हम लोग सुपर क्लस्टर कहा जाता है। तो सुपर क्लस्टर आप लोग को ध्यान में रखनी है कि किसे कहते हैं? तीन आकाश गंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। ठीक है। जिस हम जिस सुपर क्लस्टर में रहते हैं उसमें भी तीन आकाश गंगा है। हम लोग भी एक सुपर क्लस्टर में रहते हैं। ठीक है। तो वहां पर भी तीन आकाश गंगाएं हैं। पहला मंदाकिनी मतलब मिल्की वे, जो कि हम लोग जिसमें रहते हैं तो हम लोग मिल्की वे में रहते हैं। और दूसरा जो है देवयानी, और तीसरा जो है NGC M33। ये आप लोग को याद रखनी है कि हम लोग जिस सुपर क्लस्टर में रहते हैं उसमें तीन गैलेक्सी हैं। तो कौन कौन सा गैलेक्सी है? पहला आप लोग का हो जाएगा मिल्की वे, फिर दूसरा देवयानी, और तीसरा NGC M33। तो आप लोग को यहाँ ध्यान रखनी है। ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए देवयानी, देवयानी यह हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्वेश्चन में सबसे, जो मिल्की वे से है, मिल्की वे, आप मिल्की वे जो है हमारा आकाशगंगा है, इसी में हम लोग रहते हैं। तो इससे सबसे नजदीकी नजदीकी आकाशगंगा कौन है? तो तीनों में से आप लोग को ध्यान में रखना है कि देवयानी जो है हमसे सबसे नजदीकी आकाशगंगा है। ठीक है। यह आकाशगंगा, यह हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है। 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। तो हमारा एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष में आप लोग को याद रखनी है 9.4 इंटू 10 पे पावर 12, 9.46 इस प्रकार से। हाँ, 9.46 इंटू 10 पे पावर 12 जो एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो आप लोग सोच सकते हैं एक प्रकाश वर्ष इतना है, यहाँ पर 2.2 मिलियन आकाश, तो इससे हमारे गैलेक्सी से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है। तो दूसरा निकटतम आकाश गंगा जो है ये हमारा NGC M33 है। तो तीन आकाश गंगा को क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर कहते हैं। तो सुपर क्लस्टर में तीन आकाश गंगा हैं, एक हमारा मिल्की वे, एक हमारा देवयानी, एक हमारा NGC M33 है। ठीक है। हमसे नजदीकी आकाशगंगा कौन सा है? देवयानी। और दूसरा नजदीकी आकाशगंगा है NGC M33। ठीक है। सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे हम मंदाकिनी कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं, और इसे दूध मेखला भी कहते हैं। ठीक है। देखिए आगे बताता हूँ मंदाकिनी। अब हम लोग जिस आकाश में है, सूर्य हमारा किस आकाश गंगा में है? तो मंदाकिनी में है, मिल्की वे में है, दूध मेखला में है। ठीक है। हमारा हमारा अपना सूर्य जिस आकाश गंगा में उसे मंदाकिनी कहते हैं, और इसे दूध मेखला, मिल्की वे, दूध मेखला भी कहते हैं। दूध मेखला, मिल्की वे। ठीक है। मंदाकिनी का आकार सर्पिलाकार है। ठीक है। मंदाकिनी का आकार सर्पिलाकार है। ओरियन नेबुला, अब देखिए ये पॉइंट याद रखिएगा, ओरियन नेबुला मंदाकिनी का सबसे शीतल और चमकीला क्षेत्र है। ठीक है। तो आप लोग को पूछा जाएगा कि मंदाकिनी का ऐसा कौन सा भाग है जो कि शीतल और चमकीला है? तो आप लोग को बताना है कि ओरियन नेबुला, जो कि पूरा शीतल और क्या है, चमकीला है। तो आप लोग को ध्यान में रखनी है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चल रहे हैं। अब हम लोग तारामंडल के बारे में जानेंगे। तारामंडल किसे कहते हैं? मतलब कि ग्रुप ऑफ स्टार को तो ही तारामंडल कहते हैं हम लोग ना, कहते हैं ना, जहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है। तो ग्रुप ऑफ स्टार्स को ही हम लोग तारामंडल कहते हैं। तो ध्यान में रखना है हम लोग को कि ग्रुप ऑफ स्टार को क्या कहते हैं? तारामंडल। देखिए सूर्य से दूरी पर स्थित तारा के समूह के कारण बनने वाली विशेष विशेष आकृति को तारामंडल कहते हैं। इसकी वर्तमान में संख्या कितनी है? 88 है।
सेंट्रो तथा हाइड्रा सबसे प्रमुख तारामंडल है। तो आप लोग को ध्यान में रखनी है, सेंट्रो तथा हाइड्रा जो है सबसे प्रमुख तारामंडल है। तो सबसे प्रमुख तारामंडल कौन है? सेंट्रो और हाइड्रा। और सेंट्रो जो है, ये हाइड्रा जो है सबसे बड़ा तारामंडल है। तो हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है। तो जो सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? हाइड्रा। चलिए हम लोग ध्रुव तारा के बारे में जानना चाहते हैं। चलिए जानते हैं, ध्रुव तारा आप लोग हमेशा सुनते हैं, आप लोग देखे भी हैं, आकाश में देखते हैं, हाँ ध्रुव तारा। यह सदैव उत्तर दिशा में होता है, क्योंकि ये पृथ्वी से उत्तरी ध्रुव पर होता है। जैसे कि हमारा जो पृथ्वी है, ये उसके उत्तरी ध्रुव पर स्थित होता है। तो यह हमारा पोलर स्टार है। तो हम लोग पोलर स्टार मतलब कि ध्रुव तारा कहाँ होता है, किसे कहते हैं? तो ध्रुव तारा हमारे सदैव उत्तर दिशा में उगता है, ठीक है, जो कि टिमटिमाता हुआ दिखता है, क्योंकि यह पृथ्वी से उत्तरी दिशा में, उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित है, मतलब कि वहां पे ये टिमटिमाता है, उसी दिशा में मतलब कि दिखता है, ठीक है। यह लिटिल बियर द्वारा समूह के एक सदस्य हैं। प्राचीन काल में इसका प्रयोग दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। ऐसे इसे दिशा सूर्य सूचक भी कहते हैं। तो दिशा सूर्य सूचक किसे कहते हैं? हम लोग पोलर स्टार को कहते हैं, इसको ध्यान में रखना। तो अगला पॉइंट देखिए, साइरस स्टार। साइरस, इसे डॉग स्टार भी कहते हैं, ये डे स्टार नहीं है, डॉग स्टार। साइरस को हम लोग क्या कहते हैं? डॉग स्टार। तो डॉग स्टार आप लोग को ध्यान में रखनी है कि यह सबसे चमकीला तारा होता है, और यह ओरियन के माध्यम से खोजा जाता है। ये ओरियन के माध्यम से खोजा जाता है। ओरियन मतलब किसी यहाँ पर, ओरियन जो है शिकारी, एक शिकारी तारामंडल, जो कि देखते हैं कि शिकारी का एक पैटर्न बनाता है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि यह सबसे चमकीला तारा है। चमकीला तारा क्यों है? साइरस। साइरस एक चमकीला तारा है, यह ओरियन के माध्यम से खोजा जाता है। तो अब हम लोग देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो यहाँ तक आप लोग देखिए कि ग्रुप ऑफ स्टार को तारामंडल कहते हैं। वर्तमान में इसकी संख्या 88 है। और सेंट्रो और हाइड्रा जो कि सबसे प्रमुख तारामंडल, जिसमें कि हाइड्रा जो है सबसे बड़ा तारामंडल है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ध्रुव तारा के बारे में देखें कि यह दिशा सूचक भी कहलाता है, जिसमें कि यह हमारे जो पृथ्वी के है उत्तरी उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। अ, और यह हमारे उत्तरी ध्रुव पे स्थित है, और ये उत्तर दिशा में हमेशा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ तक। और साइरस को हमेशा, साइरस जो है सबसे चमकीला तारा है, जो कि ओरियन के माध्यम से देखा जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन देखिए क्या है? कॉन्स्टिलेशन जो तारामंडल है, एक इनको नक्षत्र, नक्षत्र भी कहा जाता है। नक्षत्र जो बनाते हैं, ये देखिए नक्षत्र कौन होता है? नक्षत्र थोड़ा सा देखिए इनकी जो ग्रुप ऑफ स्टार है ये छोटा है, और उनका जो नक्षत्र होते हैं उनमें बहुत ज्यादा ताराएं होती है, ठीक है। एक पैटर्न बनाती है। देखिए यह जो ओरियन है, ये उर्सा मेजर, उर्सा माइनर आप लोग जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं कि उर्सा ओरियन किसे कहते हैं, और फिर उर्सा मेजर, उर्सा माइनर किसे कहते हैं। देखिए हंटर तारामंडल, ठीक है। हंटर जो कि मतलब कि जिसे ओरियन भी कहते हैं, ठीक है। ओरियन, यह शिकारी, ये शिकारी की तरह दिखता है, ठीक है। यह मृग, इसे मृग भी कहते हैं, मृग भी कहते हैं। और इसके बीच में तारों की संख्या अधिक होती है, जिस कारण यह पश्चिम में साइरस तारा होता है। इसके जस्ट पश्चिम में, जैसा कि मैंने बताया कि ओरियन के माध्यम से साइरस तारा दिखता है, और जो हमारा साइरस तारा जो है ओरियन के माध्यम, देखिए साइरस तारा हमें ओरियन के माध्यम से दिखता है, और जो हमारा जो तारामंडल ओरियन जो होता है, इसके दक्षिण पश्चिम में साइरस तारा होता है। इसके दक्षिण पश्चिम में साइरस तारा होता है। जैसे बृहस्पति सप्तऋषि उषा मेजर, यह 7 तारों का एक समूह है। इसके तारे के ठीक सामने ध्रुव तारा अवस्थित रहता है। इसके जस्ट सामने क्या होता है? ध्रुव तारा होता है। और यह भी देखिए, अब देखिए बृहस्पति सप्तऋषि, उषा मेजर और उषा माइनर जो होता है, यहाँ पे ये माइनर होगा, सॉरी यहाँ मिस्टेक से, उषा मेजर और उषा माइनर, ठीक है। यह भी सातों तारों का एक समूह है, किंतु यह सप्तऋषि के उल्टे आकार का होता है। सप्तऋषि के क्या होता है? उल्टे आकार का होता है। तो ये इसके सहयोग से ध्रुव तारा को ढूंढा जाता है। इसके भी सहयोग से ध्रुव तारा को हम लोग ढूंढते हैं। देखिए इसके, देखिए वृहद सप्तऋषि तारा में क्या होता है? इसके जस्ट सामने हो जाता है, वृहद सप्तऋषि तारा में इसके जस्ट सामने आपको ध्रुव तारा मिल जाएगा, लेकिन लघु सप्तऋषि का इसके आकार के जस्ट उल्टा आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नक्षत्र के बारे में जानेंगे। सूर्य के समीप तारे के समूह को नक्षत्र कहते हैं।
देखिए, सूर्य के समीप जितने भी तारे हैं उसके समूह को हम लोग नक्षत्र कहते हैं। तो आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं कि इसकी संख्या कितनी होती है, 27 होती है। भारत मनीषियों मनीषियों मतलब कि मुनियों, भारत के जितने भी ऋषि मुनि हैं, उनके उन्होंने 28 नक्षत्र ने एक 28वें नक्षत्र अभिजीत की भी परिकल्पना की है। देखिए, हमारे जो मनीषी हैं, भारत के मनीषियों ने 28वें नक्षत्र अभिजीत की भी परिकल्पना की है। जैसे कि हमारे इसे तो इसकी संख्या 27 है, लेकिन एक 28वें नक्षत्र मतलब एक और नक्षत्र की परिकल्पना की है, जिसे अभिजीत भी कहा जाता है। अभिजीत कहा जाता है उस नक्षत्र को, ठीक है। सूर्य के एक महीने में 2.25 नक्षत्र को पार कर लेता है। सूर्य जो हमारा है वह एक महीने में 2.25 नक्षत्र को पार कर लेता है। तो भारत ज्योतिषी पर इसका प्रभाव देखा जाता है। भारतीय ज्योतिषी पर इसका प्रभाव देखा जाता है। नक्षत्र में देखते हैं कि भारत के जो ज्योतिषी हैं, वो नक्षत्र के माध्यम से आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपका जन्म कुंडली ये वो सब चीज मतलब कि देखते हैं, और यह नक्षत्र का इसका प्रभाव देखते हैं, ठीक है। कुछ प्रमुख नक्षत्र जो चित्रा, हस्त, विशाखा, श्रवण, धनिष्ठा, माघा, आद्रा, अनुराधा, रोहिणी आदि, ये सब क्या है, कुछ नक्षत्र हैं। तो आप लोग यहाँ तक देखें कि आप लोग ये पूरा जो है ब्रह्मांड के बारे में मैंने बताया, ब्रह्मांड में तारा बताया, तारामंडल बताया, मैंने आप लोग को गैलेक्सी बताया। तो आप लोग को यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें, जो भी एग्जाम बीपीएससी का देने वाले हैं। हर एक एक पॉइंट आप लोग को एकदम टिक आउट करके मैंने छांट करके डाला हुआ है, और जो कि एग्जाम में इससे कोई भी पॉइंट उठाया जा सकता है, कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं जा सकता है। तो आप लोग एकदम अपनी तैयारी मजबूत रखें दोस्तों, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें जो कि आप लोग को पसंद आई हो तो। और ये वीडियो आप लोग को एकदम बहुत अच्छी समझ में आएगी, जो कि हमें लगता है कि वीडियो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हुई होगी। तो आप लोग यहाँ से हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें यदि पसंद पसंद आई हो तो, और कोड स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आज के लिए इतना है। मैं नेक्स्ट वीडियो कल लेकर आऊंगा, जिसमें कि आप लोग को सोलर सिस्टम, ये देख रहे हैं कि सोलर सिस्टम आप लोग के लिए कल लेकर आऊंगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें, यह वीडियो आप लोग को प्रतिदिन 8 बजे रात में मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना है। थैंक यू, कल मिलते हैं फिर। आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, और अपने पढ़ाई को जमकर करते रहें। और पढ़ाई रुकनी नहीं है, और अपने आप को मजबूत बनाए रखें, और एग्जाम को पास आउट करना है, अच्छे नंबर लाने। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।